हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। आज में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आधारित प्रश्न यानी प्रियम्बल ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर जितनी भी प्रश्न बन सकते हैं, आप सभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सभी हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, सभी के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं प्रस्तावना बता देती हूँ कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना पूरी लिखी हुई है। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारे वर्ड आपको पता चलेंगे, न्यू वर्ड्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से प्रस्तावना देखिए, पूरी प्रस्तावना है। तो आप सभी ने आई होप सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन जो है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बस मैं इस प्रस्तावना में इतना बता देती हूँ कि जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत कैसी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आगे यहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा, लेकिन शुरुआत आप ध्यान रखें किससे है, हम भारत के लोगों से है। तो यानी संविधान जो बनाया गया है वो भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो बात करी गई है वो भारत के लोगों के लिए ही सारी बातें कही गई हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। बिल्कुल स्किप नहीं करनी है वीडियो। तो देखिए, संविधान में पहला हम देखते हैं क्वेश्चन तो क्या है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। प्राधिकार स्रोत का मतलब है कि संविधान पर किसका अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लोग, सरकार या फिर राष्ट्रपति। तो मैंने आपको प्रस्तावना में फर्स्ट लाइन क्या बोली थी कि हम भारत के लोग, यानी जो संविधान बनाया गया है वो भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है, उनके अधिकारों के लिए ही बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, भारत के लोग। संविधान का अधिक प्राधिकार स्रोत जो है वो भारत के लोग ही हैं। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दो वर्ड यहाँ पर आए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये वर्ड्स भी मैंने पढ़ी थी, बाद में जोड़े गए थे। पहले जब संविधान की प्रस्तावना बनी थी तब ये दोनों वर्ड नहीं थे, बाद में इन दोनों वर्ड को जोड़ा गया है और ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया ना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि संविधान से जितने भी क्वेश्चन देखिए बन रहे हैं, आप उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है कि भाई क्या क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दो वर्ड जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी जोड़ा गया था और दूसरा वर्ड है धर्मनिरपेक्ष। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। भाई, संविधान की जो प्रस्तावना उसमें भारत को इन चारों ऑप्शंस में से क्या क्या कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये सारे ही वर्ड आपको संविधान की प्रस्तावना में एज इट इज मिलेंगे, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो भारत को ये सभी चीजें कही गई है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही क्वेश्चंस को याद करना है। फोर्थ क्वेश्चन में है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। बार बार धर्मनिरपेक्ष आ रहा है, इसका मतलब क्या है धर्मनिरपेक्ष का। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि कोई निश्चित धर्म का संविधान जो है वो समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें, भारतवर्ष में बात करें, तो अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो किसी एक धर्म को ही समर्थन देना तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे के खिलाफ जो है वो अन्याय हो जाएगा। तो भारत जो है वो किसी धर्म का संविधान जो है वो किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है। सबको अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप यही धर्म मानोगे। इसलिए किसी एक ही धर्म के सपोर्ट में संविधान नहीं होता, सभी के सपोर्ट में आप कह सकते हो। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
फिफ्थ क्वेश्चन है गणतंत्र होता है। अब ये गणतंत्र क्या होता है? देखिए धीरे धीरे जो संविधान की में जो वर्ड्स आए हैं ना प्रस्तावना में, वो सभी आपको इन क्वेश्चन से ही वो हो जाएंगे कि आपको इन क्वेश्चन से ही उनको एक्सप्लेन मिल जाएगा कि भाई क्या है ये वर्ड। तो गणराज्य क्या होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर अध्यक्ष जो है वो वंशानुगत रूप से ना हो। जैसे कि कहाँ पर आपने सुना भी होगा कि वंशानुगत जो शासन है वो कहाँ पे चलता है? तो ये चलता है इंग्लैंड में। आप देखते हो ना इंग्लैंड में महाराजा महारानी का अभी तक यही चल रहा है। तो उनके जो वंश होते हैं वो राज करते हैं, उनके जो बेटे होते हैं, फिर बेटे के भी जो बेटे हो जाते हैं, फिर वो राज करते हैं। तो ऐसा भारत में नहीं है, इसलिए हमारा जो भारत है वो गणतंत्र राज्य है। गणराज्य आया है ना, भारत के लिए एक वर्ड आया है गणराज्य, तो वही आया है क्योंकि हमारे भारतवर्ष में वंशानुगत शासन नहीं चलता है। यहाँ पर चुनाव किए जाते हैं और जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनती है। तो इसलिए हमारे भारत में जो शासन है वो गणतंत्र शासन है, क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत रूप से जो राज्य है वो नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। भारत की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? उद्देशिका यानी जो प्रियम्बल में संशोधन किया गया था, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, वो किस संशोधन के द्वारा किया गया था? अभी हमने पढ़ा था कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था 1976। पूरा आप इसे ध्यान रखें। जो वर्ड जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड, पंथ निरपेक्ष जो वर्ड जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन वर्डों को जोड़ा गया था। तो आप ये ध्यान में रख रहे हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों वर्ड्स को जोड़े गए थे, ये 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? जो वयस्क नागरिक है यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर की है वो मतदान कर सकते हैं। तो इस प्रावधान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र यानी प्रजा मतलब जो लोग हैं, लोगों का शासन, जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन किया जाता है। तो जनता यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वयस्क नागरिकों को मताधिकार का अधिकार करने का जो प्रावधान है उसे प्रजातंत्र कहा जाता है, यानी प्रजा के द्वारा अपना जो आप कह सकते हो कि अपना प्रजा जो है वो अपना अध्यक्ष खुद चुनती है। एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? यानी संविधान में जो उसकी प्रस्तावना है उसमें जो संशोधन है वो कितनी बार किया गया? तो सिर्फ एक बार किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों वर्ड को ऐड किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखनी है। सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष? ऑप्शंस में देखिए हमारे पास 1935 है, 1947, 1950 और 1951। तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य जो बना था वो 1950 में बना था, जिस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। यानी 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और इस दिन जो भारत है वो प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और ध्यान रखिए कि 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान पारित हुआ था। पूरा भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था, तो पारित कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया था अगले वर्ष 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान रखें। 11th क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें है? मूल कर्तव्य,
प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में या फिर मूल अधिकार में? तो क्वेश्चन का आंसर सभी लोग समझ गए होंगे। प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो भाई प्रस्तावना ही है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान रखना है। देखिए, संप्रभुता, एकता मतलब यूनिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अखंडता और उसकी रक्षा करने का, ये सारे जो वर्ड हैं ये प्रस्तावना में दिए गए हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रस्तावना का एक इमेज रखी थी, उस इमेज को एक बार ज़रूर ढंग से पढ़ें, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो सभी वर्ड जो है वो प्रस्तावना में ही दिए गए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रस्तावना है। 12th क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 4 में, भाग 1 में, भाग 3 में या प्रस्तावना में? तो जितने भी लोकतंत्र के आदर्श हैं, मतलब लोकतंत्र मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या आदर्श है, वो सब हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर मैं बाकी ऑप्शंस पे चर्चा करूं तो देखिए, भाग 1 जो संबंधित है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से यानी मौलिक अधिकार से, भाग 3 संबंधित है, और भाग 4 का संबंध है नीति निर्देशक तत्वों से। तो ये आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है, सारे भाग जो इम्पोर्टेंट है कि किसका संबंध किससे है। हम देखते हैं 13 क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? तो मैंने अच्छे से आपको प्रस्तावना में फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, वो इसलिए ही पढ़ी थी क्योंकि फर्स्ट लाइन क्या है, हम भारत के लोग। तो भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है वो हमसे शुरू होती है, भारत के लोगों से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 14 क्वेश्चन में है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्यों? गणराज्य क्यों माना जाता है भी भारत को? क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होता। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैसा शासन होता है, राज्य अपने अध्यक्ष का चुनाव खुद करता है। राज्य का मतलब क्या हो गया कि जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करती है वोटिंग के थ्रू। इंग्लैंड में देखिए किंग एंड क्वीन का शासन चलता है, वहाँ पे वंशानुगत शासन है कि भाई किंग एंड क्वीन का बेटा होगा वो राज करेगा, फिर उनका वंश जो होगा वो राज करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कैसा शासन है? गणराज्य शासन है, यानी जनता खुद अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 15 क्वेश्चन में देखिए क्या है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होगा? कल्याण करना होगा, लेकिन किसका कल्याण करना होगा? जो कमजोर वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में जितने भी कमजोर वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए पहले एससी और एसटी को बहुत ही मतलब गलत नज़रों से देखा जाता था, उनकी जो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, तो उनको डेवलप करने के लिए उनको आरक्षण दिया गया क्योंकि कमज़ोर वर्ग था बहुत ज़्यादा। तो कमज़ोर वर्ग के कल्याण के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रबंध किए गए हैं हमारे संविधान में। तो हमारा कैसा राज्य हो गया? कल्याणकारी राज्य है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 16 क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? यानी हमारी प्रस्तावना के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें क्या चीज़ का वादा नहीं किया गया है? विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय, पूजा की समानता या फिर सामाजिक न्याय? तो प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। प्रस्तावना में पूजा की समानता इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो पूजा की समानता का ये वादा नहीं करती। बाकी विचार की स्वतंत्रता आपकी मौलिक अधिकार है, राजनीतिक न्याय की बात करी गई है, सामाजिक न्याय की बात भी वहाँ पर की गई है, पूजा की समानता की बात नहीं कही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17 क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्टार लगा लो कम है। प्रस्तावना ध्यान से पढ़ते तो ये क्वेश्चन भी क्लियर होता कि भारतीय संविधान में हमारे देश को किस किस नाम से पुकारा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसमें भारत को एक तो भारत कहा गया है कि हम भारत के लोग, और दूसरा वर्ड इंडिया यूज किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17 क्वेश्चन हो गया है। 18 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भाई जो भारत का शासन है उसकी सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ये भी आपको पता है क्योंकि प्रस्तावना की शुरुआत किस वर्ड से हुई थी? हम भारत के लोग।
भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाते हैं, तो जनता ही शासन करती है एक तरीके से, क्योंकि जनता अपना प्रतिनिधि चुन के आगे भेजते हैं कि हमारी तरफ से आप बोलो संसद में जाके। तो मेन यहाँ पर जनता है। भारत के संविधान में मेन जो कहा गया है वो जनता को कहा गया है, और जनता ही सर्वोच्च सत्ता होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 19 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। पूरा भारतीय संविधान जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है लोगों के लिए। उन्हीं के लिए संविधान बनाया गया था, ताकि लोगों में किसी भी प्रकार का जो अन्याय ना हो सके, सभी को समान रूप से समानता मिल सके। तो भारत संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। 20 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? और ये हमें पता है कि प्रस्तावना में ही ये बात कही गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एक प्रस्तावना पढ़ने से आपके सारे ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में, या भारतीय संसद में? तो क्वेश्चन का आंसर है भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता उसकी जनता में ही निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 22 क्वेश्चन देखिए, समाजवाद का अर्थ होता है। समाजवाद का क्या अर्थ होता है? सामाजिक स्पर्धा, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय, या राष्ट्रीयकरण? तो देखिए इसका अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कि आपको हर तरीके से समाज में न्याय मिल सके, वही होता है समाजवाद। तो ये जितने क्वेश्चंस करे हैं ये सारे प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो मैं आपको संविधान से हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस कराऊंगी, और बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ पढ़ते जाइए। एंड अगर आपने संविधान की पॉलिटी की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पॉलिटी पूरा पढ़ सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम एंड बी सेफ।